creepy real story. अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही खौफनाक कहानी है। इस कहानी के पीछे एक बाप की आह है। इस बाप ने मुझे अपनी कहानी सुनाई है। उस बाप ने मुझसे ये कहा कि बेटा मेरी इस कहानी को आम करना, क्योंकि मैं ही नहीं चाहता कि मेरी बेटी की तरह किसी की मौत हो। क्योंकि उस बाप ने ये कहा कि ऐसी मखलूक़ात के साथ मेरी बेटी ने भी छेड़खानी की और आज इस दुनिया में नहीं है। खैर, ये एक सच्ची और बिल्कुल खरी कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इंतहाई खौफनाक कहानी है, और इसमें एक सबक भी है जो मैं आपसे वीडियो के आखिर में शेयर करूँगा। हुआ कुछ यूँ, एक साद नाम का लड़का जो कि इंतहाई शरीफ और हाफिज़ कुरान फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। उसके वालिद का नाम अहमद है, जो कहते हैं हमारा घराना बहुत दीनदार और नमाज़ी परहेज़गार है। मेरी 3 बेटियां हैं और मेरा बेटा साद जो कि 21 साल का है, वो भी हाफिज़ कुरान है। आज से कुछ साल पहले की बात है कि साद नाम का एक लड़का हुआ करता था। कहते हैं कि उस पे किसी बुरी आत्मा का साया था जिसने उस लड़के की जान ले ली। आखिर साद पर वो कहाँ से आई, कैसे आई, किस तरह आई, साद की मौत कैसे हुई, ये बातें आप इस कहानी में सुनेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तो कहानी का इन्वान है पिछल पैरी, यानी वो पिछल पैरी जिसके पाँव पीछे की जानिब मुड़े होते हैं। ये इसको लोकल ज़बान में कहते हैं डायन या पढ़नी। इसके पाँव पीछे मुड़े होते हैं और ये इंसान पे तब हमला करती है जब इंसान को खौफ लगा हो। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी, जो कि उसके वालिद अहमद साहब की ज़बानी है। कहते हैं मेरा नाम अहमद है, मैं साद का वालिद हूँ। मेरे घर के पीछे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था, जिसमें आज भी अंग्रेज़ों की कब्रें मौजूद हैं। मेरे घर के कमरों की खिड़कियां इसी कब्रिस्तान की तरफ खुलती हैं और मेरे घर की छत से भी ये खौफनाक कब्रिस्तान साफ नजर आता है। कहते हैं साद के कमरे से भी कब्रिस्तान की तरफ से चलने वाली हवा का गुजर भी यहीं से होता है। कहते हैं रात के तकरीबन 2:30 बजे का वक्त था। साद मामूल की तरह पढ़ाई कर रहा था। खिड़की से बाहर झांक कर देखा जाए तो दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नहीं नजर आ रहा था। कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी है। परिंदे बेचैनी में इधर उधर से जा रहे हैं। अचानक कुत्ते भौंकना शुरू हो गए, जैसे किसी गैर इंसानी मखलूक को देख लिया हो। साद ने इन आवाज़ों से परेशान होकर खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था कि जो मंजर वो देखने वाला है उसकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। साद खिड़की के पास पहुंचा। उसने देखा कि एक औरत ने मैली कुचैली चादर पहनी हुई है और कुत्तों ने उससे घेरा हुआ है और वो औरत कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। साद तशवीश के आलम में अपने घर से बाहर निकला और उस औरत के पीछे गया। इतनी देर में वो औरत कब्रिस्तान के अंदर तक जा चुकी थी। साद ने सोचा कि रात के इस वक्त कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा है। बस फिर वही हुआ जिसका डर था। साद उस औरत की कब्र तक पहुंच गया और अब वो उस औरत के सामने खड़ा था। साद ने उससे पूछा कि आप कौन हो, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। अब इंसानी हड्डियां टूटने की आवाज़ जैसी आई। औरत ने बिना मुड़े अपने पूरी गर्दन पीछे घुमा ली। उसका खौफनाक चेहरा साद की तरफ था और बाकी जिस्म दूसरी तरफ। साद ये देखकर अपने होशो हवास खो बैठा और पागलों की तरह वहां से भागा। भागते भागते जब वो कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंचा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो जमीन पर गिर गया। सर पर चोट लगने की वजह से वहीं बेहोश हो गया। सुबह हुई तो मैं अपने मामूल के मुताबिक नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था कि मैंने देखा कि साद कब्रिस्तान के दरवाजे के बाहर बेहोश है। मैं उसे उठाकर जल्दी से घर ले आया और उसने हमें रात को होने वाले हादसे के बारे में बताया। बस
اس دن سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی، اسے عجیب سے دورے پڑنے لگے، اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ وہ کہتا تھا کہ اسے کمرے کی چھت سے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ عورت جس کو اس نے دیکھا تھا وہ خواب میں آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈر کے مارے سو نہیں پاتا۔ میں نے علماء کرام کی ٹیم سے رابطہ کیا، اس کو دم درود بھی کروائے، گلے میں تعویذ پہنائے، لیکن اس بری روح کا سایہ اس کے اوپر چپٹ گیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، سعد کی طبیعت مزید خراب ہوتی گئی۔ ایک دن سعد اپنے کمرے سے نکل کر آیا، میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ داؤ میں بیٹھا ہوا تھا کہ رات 8 بجے کا وقت تھا۔ اس کے کپڑے میلے ہو رہے تھے، ہاتھوں پر ناخنوں کے نشان تھے، جیسے اس نے اپنا چہرہ خود نوچا ہو۔ میں سعد کی طرف بڑھنے لگا تھا، میں نے کہا سعد بیٹا کیا ہوا؟ سعد کی آنکھیں ایک دم لال پڑ رہی تھیں، چہرے پر ناخنوں کے نشان تھے، دم سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آئی اور سعد نے اسی عورت کی طرح اپنی گردن گھما لی جیسا اس نے ذکر کیا تھا۔ اب اس کی گردن میری طرف تھی، اس کا جسم پیچھے کی طرف تھا۔ دیکھتے دیکھتے سعد زمین پر گر پڑا۔ ہم نے اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی اور میرا بیٹا سعد اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس طرح میرے بیٹے کی موت ہوئی ہے، اس طرح کسی کے بیٹے کی موت نہ ہو، اور اس طرح کی مخلوقات سے چھیڑ چھاڑ کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ اور رات کے پہر اپنے کام ختم کر کے شام ہونے سے پہلے اپنے گھروں کو چلے جایا کریں۔ خدا را، میں ایک باپ ہوں اور میرا بیٹا جس طرح میرے سامنے اذیت سے مرا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی کسی کا بیٹا اس اذیت سے مرے۔ تو کیسی لگی آپ کو کہانی؟ بلکہ کہانی نہیں، یہ ایک دکھ بھری داستان ہے جو ایک باپ میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جیسا کہ احمد صاحب نے کہا کہ ایسی کسی جگہوں پر، ویران جگہوں پر ذرا ٹائم نہ ٹھہرا کریں، کیونکہ یہ جگہ بہت خوفناک ہوتی ہیں۔ یہاں کوئی نہ کوئی راز دفن ہوتے ہیں جو انسان کی جان لے لیتے ہیں۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ لائک اینڈ شیئر سبسکرائب کریں میرے چینل کو، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی کہانی اور آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔ Like and subscribe for more stories.